भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संवाद करो हम तुम्हारे साथ हैं, संवाद करो। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम, जिंदाबाद भीम आर्मी जिंदाबाद। आप देख रहे हैं मेरे साथ में ये भीम आर्मी का काफिला जो जा रहा है, विनय रतन का काफिला है जो आगरा से मथुरा में प्रथम आगमन हो रहा है। यह तमाम गाड़ियों का काफिला आप देख रहे हैं कि लोगों की भीड़ तादाद देखने के लिए मिल रही है। भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संवाद करो हम तुम्हारे साथ हैं, संवाद करो। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनावी सियासत तेज होती जा रही है, सभी राजनीतिक दलों की अपनी अपनी तैयारी जोरों पर है। मेरे साथ में यहाँ भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के तमाम प्रवक्ता मौजूद हैं और यहाँ आगरा से विनय रतन जी यहाँ पर मथुरा में प्रथम आगमन हुआ रहा है। मैं आपको अभी रूबरू कराता हूँ कि वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। आज आजाद समाज पार्टी के तमाम ये भीम आर्मी के मेरे साथ में प्रवक्ता मौजूद है, राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद है। सर आप क्या कहना चाहते हैं? सर आज मथुरा में प्रथम आगमन है, आपको क्या कहना चाहते हैं? सर क्यों मथुरा में नहीं आना चाहिए क्या? नहीं आना चाहिए सर। आपका मथुरा में पहली बार आने पर बहुत बहुत स्वागत है और सभी प्रवक्ता यहाँ मौजूद हैं, कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। सर क्या कुछ कहना चाहते हैं सर अपने कार्यकर्ताओं के? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपने लोगों को जगाने आया हूँ, उनसे मिलने आया हूँ, दुख दर्द समझने आया हूँ। मैंने ये भी सुना कि मथुरा में मनुवादियों का बड़ा वर्चस्व है, उसको भी देखने आया हूँ। जो लोग अन्याय अत्याचार करते हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देने आया हूँ, संवैधानिक व्यवस्था कायम करने आया हूँ। इस सरकार को ये बताने आया हूँ कि भारत के अंदर मनु का कानून नहीं है, भारत के अंदर जो है संविधान का राज है। उसी को स्थापित करने के लिए आज मथुरा का दौरा है। लगातार दौरे चल रहे हैं, पूरे देश में चल रहे हैं। सर आगामी विधानसभा चुनाव की जो होने क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी? सर क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी जो है आप हमारे बूथ के लोगों से जाकर पूछिए, जो गांव-गांव में बूथ के लोग हैं, जो विधानसभा ब्लॉक के सर क्या किन किन मुद्दों पर आप मतलब तैयारी कर रहे हैं? सर देखिए सबसे बड़ा मुद्दा तो रोटी कपड़ा और मकान है, जो सदियों से चला आया है। भारत के मजबूर लोगों के लिए ये सदियों से रहा है कि उनको रोटी सही नहीं मिल पाई, मकान सही नहीं मिल पाया, कपड़ा सही नहीं आज तक भी मिल पाया। ठीक, इतनी समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है। मौजूदा सरकार में बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ रही है, देश को प्राइवेट किया जा रहा है, देश को गुलाम बनाया जा रहा है। तो देखिए चुनाव लड़ने के तो मुद्दे बहुत सारे हैं। ठीक, फिलहाल भारत की जनता को सिर्फ ये हम समझाना चाहते हैं, भीम आर्मी समाज पार्टी के लोग, कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी इन संघियों के द्वारा ही, वही लोग उनको व्यापार के लिए यहाँ लाए थे। आज फिर दोबारा से ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके यहाँ पर दोबारा से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर रहे हैं। यहाँ पर पूंजीपतियों के हाथ में देश को बेच रहे हैं और यहाँ पर ये फिर दोबारा से देश को गुलाम बनाने की होड़ में। ये सब साथी को बताना है। जैसे जैसे जनता की समझ में ये सब कुछ आता चला जाएगा तो समझिए यहाँ से आरएसएस का, बीजेपी का खात्मा होना तय है, बिल्कुल तय। शुक्रिया। मेरे साथ में यहाँ भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव थे जो विनय रतन जी, जिनका मथुरा में प्रथम आगमन हुआ रहा है और तमाम प्रवक्ता भी मौजूद हैं, कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, जो तमाम मुद्दों पर यहाँ उन्होंने बताया कि कई प्रकार की तैयारियां चल रही हैं। मेरे कैमरामैन के साथ में आरपी सिंह, आर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। सत्ता की कुर्सी को हिला देने का दम कम रखते हैं, भारत में सत्ता की कुर्सी पर बैठने का भी दम कम रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं। मैं पूरे भरोसे विश्वास से कहता हूं, पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि जब जब गलत होगा भीम आर्मी पूरी ताकत से खड़ी होगी। जब जब संविधान के साथ छेड़छाड़ होगी तो भीम आर्मी भगत सिंह का भी रूप धारण करेगी, और जब जब देश के साथ छेड़छाड़ होगी फिर भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद का भी रूप धारण इस देश में करने का काम करेगी। ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में आप सब लोगों का सहयोग चाहिए, तन मन धन चाहिए, आपका पूरा समर्पण चाहिए, आपका त्याग चाहिए। अगर वो आपने दिया इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में तो अगले 10 साल के अंदर इस देश में अम्बेडकरवादियों का, किसी एक जाति विशेष का नहीं, जो बाबा साहब के मानने वाले हैं, जो बाबा साहब को जानते हैं, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर किसी जाति विशेष के नहीं है। वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रत्येक वर्ग को अधिकार देकर के गए, जो व्यक्ति उनको एक बार पढ़ ले वो उनका हो जाता है।
बाबा साहब के मानने वाले व्यक्ति को इस देश की सत्ता की कुर्सी, जो सबसे बड़ी कुर्सी है प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, हम लोग बिठाने का काम करते हैं। ये तय है। बस आपको करना क्या है, आपको प्रचार करना है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी क्या काम करते हैं, हमारी टीम क्या काम करती है, ये आपको लोगों को घर घर जाकर के बताना है कि ये काम करती है। कोई आपका विरोधी भी है, उससे भी पूछना है कि ये काम हम करते हैं और हम इसमें गलत क्या करते हैं, ये उनसे पूछना। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो तोड़ा, ये बात थोड़ा ही हो चुकी है। सवाल ये उठता है कि सन 2018 के अंदर दिल्ली की संसद की गलियों में भारतीय संविधान की प्रतियों को जलाया जाता है। अब मेरा सवाल ये है, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने उसका विरोध किया? 1% लोग क्या है। अब दूसरा सवाल मेरा ये है, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र के MP MLA से सवाल किया था, GM और SSP से सवाल किया था कि जिन्होंने ये किया है उनके साथ क्या होगा? 50% टिकट कट गई। इतने लोगों में मात्र 1% लोग ऐसे हैं जिन्होंने सवाल किया। क्या हम सोए हुए लोग नहीं है? वो सब बताइए, है या नहीं है सोए हुए लोग? है ना? कब जाओगे भाई? जब लुट जाएगा तब जाओगे। मैं कहता हूँ भारत के ओबीसी समाज से भी, यहाँ कोई बैठा हो तो सुन लीजिए लोगों से, जाकर बताइएगा। अभी मध्य प्रदेश के अंदर पॉलिटिकल रिजर्वेशन मौजूदा केंद्र सरकार के इशारे पर खत्म किया गया है। ये व्यवस्था उड़ीसा में लागू कर दी गई है। अभी नीट का आंदोलन चला, तुम सब लोग सोए रहे। अगर इसी तरीके से सोए रहोगे, नहीं जागोगे, नहीं समझाओगे, नहीं काम करोगे, तो मनुस्मृति की व्यवस्था दोबारा तुम्हारे सिर पर लाद दी जाएगी। और उस व्यवस्था के तहत कितनी हत्याएं होंगी, कितनी बेटियों को दुराचार होंगे, समझ नहीं आ पाएगा। आज उत्तर प्रदेश रेप के मामले में नंबर 1 लीड पकड़े हुए। ये हाथरस और नजदीक है ना आपके, है या नहीं नजदीक? हाथरस में रेप होता है, उसके बाद जागता कौन है? जब तक भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद खड़ा नहीं होता, इस देश की राजनीति का एक भी नेता आवाज नहीं उठाता है। क्यों? कारण नहीं जानना चाहोगे, सोते रहो। क्यों सोते रहो? इंसान हो ना, जानवर नहीं है ना हम लोग, रोटी खाते हैं ना, पढ़े लिखे हैं ना, तो क्या हम अपने अधिकारों के प्रति लड़ेंगे भी नहीं? या उन नेताओं के पीछे चलेंगे जो हमेशा हमारा इस देश में प्रयोग करते हैं? हो सकता है कल मैं भी ऐसा करूं, मेरा भी साथ छोड़ दीजिएगा, लेकिन जागना तो शुरू करो। आज इस देश की व्यवस्था को छिन्न भिन्न किया जा रहा है। अभी जिस RSS का नाम इन्होंने लिया, वो जानते हैं किसको मानते हैं? हम मानते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, हम मानते हैं भगत सिंह को, हम मानते हैं शौकतुल्ला खां को। वो पता किसको मानते हैं? वो सावरकर को मानते हैं। जानते हैं सावरकर कौन था? सावरकर वो था, देश का सबसे बड़ा गद्दार था। जब भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग फांसी का बंदा चुन रहे थे, सावरकर ने जेल से अंग्रेजों से माफी मांगी थी कि मुझे माफ कीजिए साहब, मुझे जेल से बाहर निकालिए। वो लोग उनको मानते हैं। आज भी नागपुर के मुख्य कार्यालय के अंदर तिरंगा नहीं फहराया जाता। तो कहता हूं उन सभी साथियों से मेरे, जो भारत माता की जय करते हैं, भारत माता की जय करने के लिए तो हम भीम आर्मी से देश थोड़ी लगा सकता है, हम भी कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन किसी देश की जय जब भी बोली जा सकती है जब उस देश का प्रत्येक वर्ग समृद्ध हो जाए, उस देश का प्रत्येक वर्ग शिक्षा की ओर उन्नत हो जाए, तो उस देश की जय बोली जा सकती है। अन्यथा उस देश की जय बोलने का कोई फायदा नहीं, बिल्कुल नहीं। बताइए आप लोग, पूछना चाहता हूं आपसे, आज देश में शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है, व्यापारीकरण हो रहा है। अगर आप पर पैसे ज्यादा है तो आपका बच्चा अच्छी शिक्षा लेगा, अगर आप पर पैसे कम है तो आपका बच्चा अच्छी शिक्षा नहीं लेगा। क्या हम लोगों को एकजुट होकर के इसके खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए? बताइए मुझे। आज देश लुटने की कगार पर है। जिस समय यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग आए थे, जब यहाँ अंग्रेज आए थे, तो सोचिए क्या वहां उनका, इन्हीं संघियों ने उनको यहाँ व्यापार करने की आजादी दी थी। ये देश अखंड भारत नहीं था, ये देश रियासतों में बटा हुआ था। अंग्रेजों ने यहाँ करके इस देश के हर वर्ग पर, हर राजा पर जीत हासिल की और इस देश के लोगों को गुलाम बनाया। हाँ, ये अलग बात है, गुलाम बनाया था, ठीक, व्यवस्था प्राइवेट नहीं कर रहे हैं। कहाँ गए वो लोग जो भारत माता की जय करते हैं? कहाँ गए वो लोग जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर मारकाट मचाते हैं? कहाँ गए? जब ये देश लूट रहा है वो चुप क्यों है? क्या सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश को लूट जाने दे, देश को बिक जाने दे? नहीं, ये भीम आर्मी के लोगों से हो नहीं पाएगा। जब जब हमारे अधिकारों पर आ चाहिए, हम लड़े हैं। हमने 2 अप्रैल को दिखाया,
हम कितने ताकतवर हैं। हमने दिल्ली में गुरु रविदास घर को दिखाया हम कितने ताकतवर हैं। और अगर तुम ऐसा देश को लूटोगे हम तुम्हारी ईंट से ईंट द्वारा बनाकर दिखाएंगे कि हम कितने ताकतवर हैं। जब तक भारत में संविधान है, जब तक भारत का दलित आदिवासी पिछड़ा मुसलमान अल्पसंख्यक लोग ये सुरक्षित हैं, जिस दिन संविधान नहीं उस दिन आप में से कोई सुरक्षित नहीं। मैं उनको भी कहता हूं जो हमेशा, जैसे भी हिमाचल में एक स्वर्ण आयोग की वो सामान्य आयोग का गठन किया, भला उस वर्ग को देश में आयोग की क्या जरूरत है जिनकी हजार फैक्ट्रियां चलती हो, जिन पे कई सौ एकड़ जमीन हो, जिनके नेता राजनेता जज सब हो, उनको आयोग की आवश्यकता है। लेकिन ये भारत की राजनीति का दुर्भाग्य देखिए, कितना भी गलत होता रहे, राजनेता, भारत का राजनेता पहले ये सोचता है कि उसके साथ गलत ना हो जाए, वो चुप रहता है, बोलता नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, एक व्यक्ति आप मुझे बताइए, आपका यार दोस्त रिश्तेदार दूर तक के जान पहचान में किसी का कोयले की खदान में कोई हिस्सेदारी है? हाथ उठा के बताइएगा। भारत की कोयले खदान में आप लोग की हिस्सेदारी है? पेट्रोलियम के काम में होगी, मैग्नीशियम की खदानों में होगी, सोने की में होगी, हीरे की में होगी। लोगों को चलते क्योंकि संविधान को उस आरक्षण के चलते ये लोग आरक्षण जब खत्म नहीं कर पा रहे हैं तो धीरे धीरे संविधान में अमेंडमेंट करने का लगातार प्रयास। हमारे नेता चुप। अब पूछना चाहता हूँ, 2 अप्रैल की लड़ाई कैसे जीती गई? खून नहीं बहा उसमें, आपके घर के परिवार के बच्चे नहीं गए। मेरठ जाकर पूछिए तो कौन सा, राजस्थान मध्य प्रदेश जाकर पूछिए, देखिए परिवार से बच्चे गए। क्या किसी व्यक्ति ने सवाल किया क्या भारत की राजनीति का दलित राजनेता कोई ऐसा था जो बच्चों के लिए कोई घोषणा कर सके? इतने कमजोर है। बिहार के राजनेता 5,000 करोड़ के मालिक है, यूपी के दलित राजनेता 10,000 करोड़ के मालिक है, महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, केरल के, कर्नाटक के, प्रत्येक देश में, पूरे प्रदेश के अंदर, प्रत्येक जिले में दलितों के राजनेता है। लेकिन एक भी राजनेता में इतना दम नहीं था कि बच्चों के लिए घोषणा करा। संसदों में बैठे हैं, विधानसभा में बैठे हैं, एक व्यक्ति ने आवाज नहीं उठाई। अभी भी लाखों मुकदमे दलित समाज के ऊपर चुके हुए हैं। क्यों हुए? हमें नहीं जानना चाहिए। हमें सिर्फ जो है, जैसे भेड़ होती है, एक भेड़ नाले में घुस जाए तो सारी भेड़ उसके पीछे घुस जाती है। क्या ये हम लोग करते हैं? ये नहीं कर रहे हैं। हम लगातार एक सोच पकड़े हुए हैं, नहीं लगाता। क्यों? कौन आवाज उठाएगा? कोई बाहर से आएगा, विदेश आएगा? नहीं, आपको अपने बीच से लोग तैयार करते हो। ये बीमारी का बड़े फर्क किया गया है कि आप अपने बीच से नेता तैयार करते हैं और कह रहे हैं इस क्षेत्र की राजनीति ये व्यक्ति करेगा, हम पूरा समाज सुनने लगे, तब जाकर के आपके अधिकार बन सकते हैं। अन्यथा समझ लीजिए, आज प्राइवेटीकरण के नाम पर उभरती हुई जो प्रतिभाएं हैं, खासतौर से दलितों, ओबीसियों की, बहुजन समाज के लोगों की, मुस्लिमों की जो प्रतिभाएं हैं, उनको प्राइवेटीकरण के नाम पर 6,000, 7,000, 8,000 की नौकरी करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। जाइए जिनकी फैक्ट्रियां यहाँ पर, उन फैक्ट्रियों का सर्वे कीजिए और उसमें देखिए किस जाति का व्यक्ति वहां मैनेजर बनकर बैठा हो। जाइए, मैं नहीं कह रहा, जाइए पूछिए कि गटर में उतरने वालों की संख्या कितनी है और वो किस जाति के व्यक्ति है, जाकर पता लगेगा जो सारे के सारे आप ही के समाज हैं। तभी तो डर ज्यादा लगता है। तेज चलूना में आए ये लोग जो देश में मुसलमान को हर बार आतंकवादी बता देते हैं, जो मुसलमान को देशभक्ति पर शक करता है, नेट पर उन्हें मारिए तो सही पता लगेगा। देश की आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा अगर अपने सिरों की कुर्बानी किसने दी है, वो इस्लाम के मानने वाले लोगों ने मुसलमानों ने दी है, पता लगता है। आज इतने आरोप तमाम लोगों पर लगता है, बीमार के लोग ये करते हैं, बीमार के लोग वो करते हैं। तो मैं जानता हूँ कि मेरा कार्यकर्ता जब मुझे यहाँ बुला था, मेरा कार्यकर्ता भाई साहब को बुला था, जयपुर में जाते हैं, उत्तराखंड में जाना समझ लीजिए, और कहीं गाड़ी चल मजबूती से लड़ना है। राजस्थान में दिक्कत आता है, कहीं भी रोक करने का काम किया तो लोग हमारे साथ गलत करेंगे, उनके अलग हाथ में डालना है। ये गांधों में
बिल्कुल नहीं। हम कहाँ काशीराम साहब को पढ़कर राजनीति सीख रहे हैं, और काशीराम साहब को पढ़कर जो व्यक्ति राजनीति सीखता है ना, वो फेल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। काशीराम साहब ने अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित किया, शादी नहीं की, परिवार नहीं देखा। आज भी जब उनके घर जाते हैं तो वही व्यवस्था है। काशीराम साहब भारत की राजनीति का वो धुरंधर, जिससे यहाँ की सारी व्यवस्थाएं रहती हो, जिसे सारे दिग्गज नेता बैठाते हो, वो अपने घर के अपने भाइयों की व्यवस्था नहीं कर पाए। उन लोग उनसे उनको पढ़कर के और ये तय है कि अगर समाज ने एक बार शासन ने किया तो इतिहास ऐसा लिख जाएंगे कि अगले 100-200 साल तक लोगों को जैसे बाबा साहब का लिखा इतिहास तक मिटा नहीं पाए ना, उस इतिहास को भी मिटा नहीं पाए। अपील है आप लोगों से, एक बार मौका दीजिए, बिल्कुल दीजिए। सामाजिक तौर पर अपने बीच से निकले हुए राजनेताओं को मौका दीजिए। अब वो व्यवस्था लागू करना चाहते हैं तो साहब काशीराम साहब ने की थी कि मोची के बेटे को विधानसभा भेजा, एक सब्जी बेचने वाले को विधानसभा भेजा, एक सब्जी बेचने वाले को संसद में भेजा, और मात्र एक अध्यापिका को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। वो व्यवस्था पूरे देश में प्रदेश में लागू कर, बिल्कुल कर सके। हमारी उड़ान छोटी नहीं है, मुझे आप संघ के लोग भी सुन रहे होंगे, हमारी उड़ान छोटी नहीं है। हमारी भूख इतनी बढ़ चुकी है कि उत्तर प्रदेश में तो हम शासन कर चुके हैं, अब हमारा नंबर इस देश पर शासन करते हैं, बिल्कुल है। ये सब जानते हैं। बीमार के लोग थोड़े जिद्दी किस्म के हैं, क्योंकि जिद्दी हो भी जाता है। एक भी लड़ाई ऐसी नहीं जिसको बीमार नहीं आनी। जब इतिहास लिखा जाएगा बीमारी का तो मेरे पदाधिकारी का नाम लिखा जाएगा, कार्यकर्ता का नाम लिखा जाएगा, 7 वर्ष के बाद एक लाइन में लिखी जाएगी। ये संगठन वो संगठन बना था जिसने अपने जीवन में एक भी लड़ाई नहीं आई, जितनी लड़ाइयों में कूदा है सारी लड़ाई जीत आया। जब कोई अप्रिय घटना क्षेत्र में हो जाती है और हमारी टीम नीले पर निकाल कर जाती है, क्या वहां के कोतवाल को रिपोर्ट नहीं लिखता, लिख देता ना, उसको पता लग जाता है कौन है। तो ये व्यवस्था बीमारी में आप सब लोगों ने लागू कर दी है कि अब जब कहीं गलत होता है, अगर आज के ब्राह्मण क्षेत्र में से बेटी के साथ गलत होता है और वो मेरे कार्यकर्ता को फोन करती है तो भीम आर्मी का कार्यकर्ता तेजी से उसकी मदद करने के लिए आता है। आज पुलिस को सेकंड नंबर में फोन किया जाता है, उससे पहले भीम आर्मी के कार्यकर्ता को फोन कर दिया जाता है। इस समय सीआरएस का टाइम था, वो नेता जो मुस्लिम वोटों का दम भरते हैं, जो ओबीसी के वोटों का दम भरते हैं, जो दलित के वोटों का दम भरते हैं, वो सब एसी के कमरे में बैठते हैं, एसी के कमरे में। और आपका एक सबसे बड़ा कार्यकर्ता जिसको अपना मुखिया भी करता है, वो तो अपने आप को कार्यकर्ता ही करता है, मैं भी वो कार्यकर्ता कहता हूँ, खुद को कार्यकर्ता कहता हूँ। वो कार्यकर्ता जामा मस्जिद को जाकर लड़ा और ये कहा था ये मेरे लोग हैं, इनके साथ गलत होगा तो ये सही हो जाता। 2 महीने वो आपका कार्यकर्ता जेल ले गया है, नाम जानते हो क्या? विधानसभा संसद में जाने की हिम्मत है किसी की? देखिए भी है क्या? नहीं। जितने प्रशासनिक काम है रुकते हैं आपके? नहीं रुकते ना। अब आप सवाल ये है कि जिन लोगों को इतनी ताकत है कि सरकार सहयोगी उनकी 5,000 10,000 साल पुरानी हमारा विवाद है, जो सैद्धांतिक तौर से हमारे बिल्कुल विपरीत है, उनकी सरकार उनसे लड़ाई और भीम आर्मी के कार्यकर्ता ना प्रशासन में ना सरकार में, लेकिन फिर भी जब जाकर खड़े हो जाते हैं तो अपनी बात मनवा करके आते हैं। आप सोचिए, समझिए, जिस दिन ये कार्यकर्ता विधानसभा की कुर्सी पर बैठे होंगे, संसद की कुर्सी पर बैठे होंगे, उसके बाद क्या होगा? सोचा है? सोचा है कभी? सोचिए कि जिसके कपड़े फटे हुए हैं, जिसमें चलने के लिए मात्र एक टूटी मोटरसाइकिल है, जिसको ये पता लग जाए कि उस क्षेत्र में गलत हो गया है, उधार मांगकर अपनी मां से 50 रुपए का पेट्रोल लगवाकर उस गांव में पहुंच जाता है, वो ये नहीं सोचता इसको वापस कैसे आना है। ऐसे लोग जब विधानसभा में पहुंचेंगे तो क्या हमारे अधिकार कोई खा लेगा? नहीं। किसी की औकात है कोई खा लेगा? देखिए, कानून संसद और विधानसभा से बनते हैं, यहाँ खड़े होकर नहीं बन सकते। मैं यहाँ लाख लिख दूं, भाई हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, सब मिथ्या है। क्या मैं किसी को नौकरी दे सकता हूँ?
हमारी टीम किसी को नौकरी दे सकती है? कहाँ से दे सकती है? संसद और विधानसभा में चली जाएगी, फिर कहेगी कि इस देश में ओबीसी का, दलितों का, आदिवासियों का बैकलॉग भरेगा। भाई बैठ के